हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पूरे वर्ल्ड के जो मेजर फोल्ड न्यू माउंटेन्स हैं उनके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में जो न्यू फोल्ड माउंटेन है उसका नाम है रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर है एटलस, यूरोप में है आल्प्स, और इंडिया और यूरेशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर है हिमालय। तो अगर हम बात करें तो हिमालय, आल्प्स, एटलस, एंडीज और रॉकीज ये आपस में कजिन्स हैं, मतलब सारे के सारे न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब आप में इसको क्या याद रखना है, देखो ये सारे जो माउंटेन हैं इनकी इन कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है वो इसी माउंटेन में पाई जाती है। मतलब नॉर्थ अमेरिका की पाई जाएगी रॉकीज में, साउथ अमेरिका की एंडीज में, इसकी एटलस में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हिमालय में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूरोप की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कॉकेसस जो माउंटेन है उसमें पाई जाती है और उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। तो ये इम्पोर्टेंट है कि न्यू फोल्ड माउंटेन है फिर भी उसकी हाईएस्ट पीक अदर माउंटेन में पाई जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है और कितनी मीटर उसकी ऊंचाई है। इसके अलावा हम देखें, देखो फोल्ड माउंटेन्स ये तो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका के मेजर कंट्रीज में आते हैं, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। तो इसमें यूएसए में है अपलेशियन पर्वत और हमारे इंडिया में जो है अरावली माउंटेन, ये भी है फोल्ड माउंटेन लेकिन ये न्यू नहीं है, ये ओल्ड है। अब देखो ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इस अर्थ के ऊपर कोई भी रिलीफ, कोई भी जो लैंड फॉर्म्स हैं वो दो ही फोर्सेज से मिलकर बनता है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। कोई चीज़ खत्म होती जाती है तो कोई चीज़ नई बनती जाती है। तो पहले जो फोल्ड माउंटेन से वो धीरे धीरे इरोडेड होते जा रहे हैं और नए उसकी जगह पर या उनके मतलब इस अर्थ के ऊपर कुछ नई चीज़ें बनती जा रही हैं और पुरानी ख़त्म होती जा रही हैं। इसी तरीके से इस लैंड फॉर्म्स के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर चेंजेस होते जा रहे हैं। हम जहाँ पर आज एग्जिस्ट करते हैं उस पर हजारों साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है और 1000 साल बाद में वहाँ पर कुछ और होगा। तो ये ज्योग्राफी का रूल है कि कुछ टूटेगा तब कुछ नया बनेगा। तो अगर हम अपलेशियन माउंटेन और अरावली की अगर हम बात करें तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इरोडेड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका पार्ट, एक कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्ट बचा हुआ है मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो वो बचा हुआ है ना। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर मेटेलिक जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, इसीलिए उनको इरोड करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब ज़्यादा टफ मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं जिनको इरोड करना, जिनको निकालना, जिनको एक्सप्लॉइट जिनको करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये अपलेशियन के बारे में देखा और ये हमने अरावली के बारे में देखा। अरावली के बारे में एक स्टेटमेंट और आप याद रखना कि अरावली जो है वो पेनिनसुलर जो हमारा प्लेट्यू है उसका पार्ट है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि आयरन ओर जो है वो हमारे अरावली में पाया जाता है नहीं पाया जाता, मतलब राजस्थान में पाया जाता है नहीं पाया जाता। तो अगर आपको ये पता होता कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है अरावली और पेनिनसुलर प्लेट्यू में आयरन और काफ़ी रिच पाया जाता है, तो आप अच्छे से उस एग्जाम को, इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते। तो इस तरीके की जब देखो कॉन्सेप्ट बेस आप टॉपिक को याद करते हो, रटने के बजाय उसको कॉन्सेप्ट बेस समझने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। तो ये हमने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, दो कंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो कंट्री हैं टर्की और रशिया, वो एशिया में भी हैं और यूरोप में भी है, मतलब उनका कुछ पार्ट एशिया में है, कुछ पार्ट यूरोप में है। अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की का
ये जो मेजर पार्ट, जो बिग पार्ट है रेड, वो है एशिया में, और यहाँ पर देखो एक छोटा सा पार्ट है, ये है यूरोप में। बीच में यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये है ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी। इनके बीच में सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में एक वो है स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस, वो इनको डिवाइड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टर्की की जो कैपिटल है अंकारा, वो है एशिया वाले पार्ट में, और टर्की की जो एक मेजर सिटी है इस्तांबुल, वो है यूरोप वाले पार्ट में। अब टर्की को सिकमैन ऑफ यूरोप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूरोप हमेशा से डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इसीलिए वहाँ पर इसका कुछ पार्ट जो टर्की है, टर्की का मेजर रीजन एशिया में है, और एशिया में ज़्यादातर पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसीलिए रशिया, इसका पार्ट, टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में होने की वजह से उसको सिकमैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने टर्की के बारे में देखा, रशिया के बारे में कुछ स्टडी की। इसके अलावा हम देखें तो मेजर जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यूरल माउंटेन्स पाए जाते हैं। यूरल माउंटेन जो हैं वो एशिया और यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो नेचुरली एशिया और यूरोप में कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन बाद में जब इनको बांटा गया कि ये एशिया कंटिनेंट है, ये यूरोप कंटिनेंट, तब इसको एक बॉर्डर के रूप में माना गया यूरल माउंटेन को। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज देखो, G7 नेशंस एग्री ऑन यूनिफॉर्म मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहले आपको इस आर्टिकल को समझने के लिए G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं उनके नाम पता होना चाहिए। तो इसमें आते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं कनाडा और अमेरिका। इसके अलावा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन। ये 7 कंट्रीज़ मिलकर के G7 ग्रुप बनाते हैं, और G7 ग्रुप वो कंट्रीज़ इसमें आते हैं जो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं। उन्होंने फिक्स किया है कि मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स होना चाहिए, उसको डिसाइड किया है, और मिनिमम 15% के ऊपर वो मतलब सहमत हुए हैं। अब ये जो टैक्स उन्होंने बनाया है, ये अगले महीने एक ग्लोबल पैक्ट बनने जा रहा है, उसका बेस बन सकता है ये टैक्स। उसमें शामिल किया जा सकता है कि हाँ, पूरे वर्ल्ड में एक टैक्स फिक्स किया गया है 15%। अब कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं कि पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं, और टैक्स में ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से ये कंपनीज, ये जो दिग्गज कंपनीज हैं, वो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से टैक्सेशन क्लियर नहीं होने का फ़ायदा उठाती है, जिसकी वजह से सरकारों को बाहरी जो गवर्नमेंट है उनको हैवी ड्यूटी टैक्स फेस करना पड़ता है। इसी को लेकर के ये लैंडमार्क रिजल्ट सामने आया है। काफ़ी लंबे समय से जो वर्ल्ड के रिचेस्ट नेशंस हैं वो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि एक यूनिक टैक्स डिसाइड किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, GST रेवेन्यू फॉल्स टू 1.02 लाख करोड़ इन मई में GST का जो कलेक्शन है वो काफ़ी कम आया है। अप्रैल से अगर कंपैरिजन किया जाए, अप्रैल में देखो 1.41 लाख करोड़ रुपए आए थे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसका कलेक्शन, और अभी जो मई है उसमें काफ़ी कम आया है। सितंबर 2020 से कंपैरिजन किया गया है, सितंबर 2020 में 95,480 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन आया था। उसके बाद में सबसे कम कलेक्शन देखने को मिला है। देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड की सेकेंड वेव की वजह से जो ई वे बिल हैं वो भी काफ़ी कम जनरेट हुए, काफ़ी उसमें डिक्लाइन हुआ। इसकी वजह से भी जो टैक्स है वो काफ़ी कम इकट्ठा हो पाया होगा। अब ई वे बिल क्या होते हैं ये आपको समझना है। ई वे बिल होते हैं कि 50,000 से ज़्यादा का सामान जब एक शहर से दूसरे शहर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, अब वो एक राज्य में भी भेजा जा सकता है, इंटर स्टेट भी भेजा जा सकता है और इंट्रा स्टेट भी भेजा जा सकता है। तो उसमें क्या किया गया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर के उसका टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अब उसमें एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर जो भेजने वाला है उसके पास होता है, जो उसको रिसीव करेगा उस सामान को उसके पास होता है, और जो लेकर के जाएगा उसके पास भी होता है। मतलब जो बड़ा सामान है उसका जो टैक्स है उसको एक साथ कलेक्ट करके उसका जनरेट, मतलब रिसिप्ट कटवाई जाती है ऑनलाइन, वो होता है ई वे बिल।
अब इसको ये आपको ध्यान होना चाहिए कि टोल टैक्स बार बार आते हैं, तो उन टोल टैक्स पर जल्दी से उस सामान को निकाला जा सके, काफ़ी लंबे समय तक उनको लाइन में ना खड़ा होना पड़े, इसीलिए इस ईवी बिल को जो कनेक्ट है, फास्टैग है, उसके साथ कनेक्ट किया गया है, ताकि जो काम है वो बहुत ही क्विकली हो पाए। तो ई वे बिल जो है वो काफ़ी कम जनरेट हो पाए, उसकी वजह से भी कारण बता जा रहा है कि जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कम हुआ था। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली हॉस्पिटल बैन्स नर्सेज फ्रॉम टॉकिंग इन मलयालम। देखो, साउथ इंडिया की स्पेशली केरला वाले रीजन की बहुत सारी नर्सेज हैं वो दिल्ली में वर्क करती हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्थ इंडिया की होती है। नॉर्थ इंडिया को साउथ की लैंग्वेज समझने में काफ़ी परेशानी होती है, तो ये सीरियस एक्शन है हॉस्पिटल के द्वारा कि अगर हॉस्पिटल में वो मलयालम में बात करती है, या तो उनको हिंदी में बात करनी होगी या फिर इंग्लिश में बात करनी होगी, उनको खुद की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात में नहीं करनी होगी, क्योंकि उसकी वजह से जो वहाँ पर पेशेंट हैं उनको काफ़ी इनकन्वीनियंस होते हैं, और असुविधा की वजह से उनकी पहले ही जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बोला है दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये एक ऑर्डर पास किया गया है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट सेंड वन लास्ट नोटिस टू ट्विटर टू अडॉप्ट न्यू आईटी रूल्स। न्यू आईटी रूल्स बने हमारे इंडिया में, उस रूल्स में ये बोला गया कि जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। कोई भी आपके यहाँ पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नया मैसेज आता है, उस मैसेज के ऊपर अगर गवर्नमेंट चाहे तो पता करवाना चाहे कि कहाँ से जनरेट हुआ, तो उसकी सारी न्यूज़ देनी होगी आईटी प्लेटफॉर्म्स को। इसके अलावा ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा कि कोई भी आपके यहाँ पर कंप्लेंट आती है तो उसको आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला है कि आपको हमारे जो आईटी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, और क्योंकि ट्विटर ने देखो पहले मना कर दिया था, ट्विटर ने बोला कि वो सोशल मीडिया इंटरफेरेंस के रूप में नहीं आते हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि इस तरीके से जो राइट टू प्राइवेसी है, पुट्टास्वामी केस के तहत जो राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट आया था उसको आप वायलेट कर रही हो। तो ट्विटर को गवर्नमेंट ने लास्ट नोटिस भेजा है, आईटी रूल्स उनको मानने होंगे, अगर वो ऐसा नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, मिडिल क्लास बैडली हिट नीड्स लोन मोरेटोरियम। देखो, एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है, तो लोन मोरेटोरियम जो पिछले साल दिया गया था आरबीआई के द्वारा वो इस समय भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज लक्षद्वीप से रिलेटेड है। लक्षद्वीप को लेकर को जो इशू चल रहा है वो आप सबको पता होगा कि लक्षद्वीप में कुछ नए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। डेवलपमेंट इस तर्ज पर किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मालदीव में टूरिस्ट काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, तो मालदीव वाली पॉलिसी अपनाई जा रही है लक्षद्वीप को भी एक तरीके से डेवलपमेंट हब बनाने के लिए, कि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए और यहाँ पर काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो पाए। लेकिन बहुत सारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि इस तरीके से आप जो डेवलपमेंट के नाम पर लक्षद्वीप जो यूटी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो काफ़ी गलत है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, पाकिस्तान मेक्स प्रोग्रेस ऑन टेरर फाइनेंस रेटिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या कर रखा है, बैन लगा रखा है, ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। उनको 27 पॉइंट दे रखे हैं कि उनके ऊपर आपको वर्क करना है। रिव्यू जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किया था तब ये देखा था कि जो पाकिस्तान है उसने 21 पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से वर्क किया है, और टेरर फंडिंग के ऊपर काफ़ी कम वर्क किया है, मतलब अपने आप को काफ़ी सुधारा है पाकिस्तान ने। अब FATF की एक रीजनल ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप, उन्होंने भी माना है कि पाकिस्तान ने अपनी रेटिंग्स में काफ़ी इम्प्रूव किया है। ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो 41 कंट्रीज़ का ग्रुप है, रीजनल एसोसिएट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और उसने ये डिसीजन लिया है कि इस महीने के लास्ट तक जो पाकिस्तान है उसके ऊपर दोबारा से रिव्यू होगा कि उसको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। ठीक है।
तो FATF के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट देखें तो 1989 में G7 समिट हुई थी पेरिस में, वहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन रीजन ये है, मेन काम ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैक्ट करे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम करे और जो भी थ्रेट मिलती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को, उन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सोल्व करने का काम करता है FATF। FATF 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। इसका जो सेक्रेटरीट है FATF का, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब OECD का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर है, पेरिस में। ठीक है, तो ये हमने FATF के बारे में देखा। FATF का देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया भी इसका मेंबर है FATF का। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने ट्विटर के ऊपर लास्ट नोटिस भेजा है ट्विटर को कि आपको हमारे IT रूल्स मानने होंगे। सेम इसी तरीके का इशू है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में ट्विटर ने कुछ स्टेटमेंट, कुछ जो ट्वीट किए गए थे उनको डिलीट कर दिया। उसी की वजह से नाइजीरिया की जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, आपको मैप में व्यू करना है और पता करना है कि नाइजीरिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ट्विटर को वहाँ पर बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। कोई टाइम निश्चित नहीं किया गया है कि कब तक उसको वहाँ पर बैन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज पर है। यहाँ पर जो भी कार्बन एमिशन होता है उसको लेकर के न्यूज़ आई है। कार्बन स्टोरेज की बात की जा रही है कि कार्बन को कैप्चर किया जाए, जो भी हमारी इंडस्ट्री से कार्बन निकल जाता है उसको कैप्चर किया जाए और उसको यूज किया जाए इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में। रिसर्चर्स ने, सिडनी और टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस तरीके के डिज़ाइन की है एडवांस इलेक्ट्रोलाइजर्स, जो इस कैप्चर्ड कार्बन को कन्वर्ट करेंगे इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑफ एवरीडे मटेरियल्स, मतलब एवरीडे जो मटेरियल्स है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर इनका यूज किया जा सकेगा इस जो एग्जिस्ट होता है, जो निकलता है कार्बन, उसका। इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी कि उसको इस कार्बन से एथिलीन जैसी जो सामग्री है, मटेरियल है, उसको प्रोड्यूस किया जा सके। लेकिन जब तक देखो ये टेक्नोलॉजी को परफेक्टेड लेवल पर डेवलप ना किया जा सके तब तक आप इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर फिशेज पर कुछ रिसर्च हुई है कि जिस तरीके से हम बोलते हैं और हमारे माइंड को कुछ समय के लिए पॉज देते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फिश होती हैं वो भी अपने माइंड को पॉज देती हैं और फिर मूवमेंट करती हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, FAQ संडे वाले दिन एडिटोरियल पेज ना आकर के कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो चाइनीज़ एनक्लेव से लेकर के है। श्रीलंका में एक इशू हो रहा है, श्रीलंका में कोलंबो सिटी बनाई जा रही है चाइना के द्वारा, उसको लेकर के बिल पास हुआ है और उसी को लेकर के इशू है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इशू क्यों है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कंट्रोवर्सी में क्यों आ रहा है। चाइना इस प्रोजेक्ट के ऊपर $1.4 बिलियन रुपए खर्च करेगा कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी में क्यों है, चाइना जो कोलंबो है ना, कोलंबो जो सिटी है उसके पास में समुद्र में, मतलब जो सी वाला रीजन है वहाँ पर उस एरिया के ऊपर 2.69 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, उसको ऊपर मतलब आर्टिफिशियल लैंड क्रिएट किया जाएगा और वहाँ पर एक सिटी डेवलप की जाएगी। उस सिटी को सिंगापुर और दुबई का जो एक लेवल है उस आधार के ऊपर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है इंडियन ओशन में। ठीक है, क्लेम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखो चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है और चाइना की कॉलोनी के नाम से ही इसको जाना जाएगा, मतलब चाइना इसके ऊपर पैसा लगा रहा है तो चाइनीज़ कॉलोनी के रूप में। यही तो कंट्रोवर्सी है। श्रीलंका के जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो यही तो बोल रहे हैं कि चाइना इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है और चाइना पैसा लगा रहा है तो चाइना की कॉलोनी हुई ना, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, इस सिटी में साउथ एशिया की वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। इसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल पार्क लिविंग, आइलैंड लिविंग, रेजिडेंशियल एरिया अंडर द मेरीना, ये सब कुछ यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। एक लेजर डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल आइलैंड के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आएँ, अपना कुछ भी जो मीटिंग्स होती हैं उसको यहाँ पर स्टार्ट करें,
डेवलप करें, इस एरिया में अपना लेजर टाइम जो है इसको बिताने के लिए आएँ। तो एक डेवलप कंट्री, एक अच्छा एरिया जहाँ पर लोग आना पसंद करें, इसके अनुसार इसको डेवलप किया जा रहा है। देखो, इस प्रोजेक्ट को वैसे तो 2014 में ही लॉन्च कर दिया गया था चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा। उस समय वहाँ के जो हेड थे श्रीलंका के, वो थे महिंद्रा राजपक्षा। लेकिन जब महिंद्रा राजपक्षा 2015 में प्रेसिडेंट के रूप से हट गए और वहाँ पर मैत्रीपाल सिरिसेना नए हेड आए, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं किया। 2019 में जब दोबारा से चुनाव होते हैं, दोबारा से महिंद्रा राजपक्षा पावर में आते हैं, तो दोबारा से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 83,000 जॉब लेकर के आएगा और स्टार्टिंग में $50 बिलियन स्टार्ट में इतना पैसा आएगा। लेकिन चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, पहले भी हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको डेवलप किया था चाइना ने पैसा दिया। जब श्रीलंका उस पैसे को नहीं दे पाई तो 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया चाइना ने। सेम इसी तरीके से इसके लिए करेगा कि ये सिटी डेवलप करेगा चाइना, और जब श्रीलंका इसका पैसा नहीं दे पाएगी तो इसको लीज पर पे ले लेगा। तो ऐसी 2 जगह हो जाएंगी श्रीलंका में जहाँ पर चाइना का क्लेम हो जाएगा। तो इसी को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ द H1N3 बर्ड फ्लू। देखो, ऐसा बर्ड फ्लू जो पोल्ट्री जो एरिया है, पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है, उसको इफ़ेक्ट करता है, उसका पहला स्ट्रेन देखने को मिला है ह्यूमन में। चाइना में पहला इंस्टेंस ह्यूमन इन्फेक्शन फ्रॉम इस वायरस से पहला ह्यूमन जो इन्फेक्टेड है वो चाइना में देखने को मिला है। बहुत ही रेयर स्ट्रेन है, ए रेयर स्ट्रेन ऑफ ए वायरस दैट नॉर्मली इन्फेक्ट्स पोल्ट्री। मतलब ज़्यादातर पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है उसको इफेक्ट करता है, ह्यूमंस में नहीं फैलता है, लेकिन पहली बार ह्यूमन में देखने को मिल रहा है। तो क्या कंसर्न की बात है? कंसर्न की बात तो है, क्योंकि देखो जो कोविड वायरस है उसके बारे में तो यही बोलते हैं ना, ये तो बैट्स में देखने को मिलता है, बैट्स के थ्रू एनिमल्स में आया और एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में आ गया। तो सेम इसी तरीके से हो सकता है कि ये वायरस, वैसे तो देखो पहले भी इसके जो कुछ स्ट्रेन है वो ह्यूमंस में पहले के सालों में भी देखने को मिल चुके हैं। लोगों की डेथ भी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये नहीं फैला था। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी कम होता है। इसी को लेकर के थोड़े कम कंसर्न है। वैसे अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोविड की तरह ही सेम जो इशू है वो फैल जाए और बाद में फिर उसको कंट्रोल करना, कर्व करना काफ़ी परेशानी हो जाए। तो अवेयरनेस अभी से होनी चाहिए, इस स्ट्रेन के ऊपर वर्क किया जाना चाहिए। जो भी पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड है उसको रिस्ट्रिक्शन करके एक समय उसका इलाज, उसको क्योर, उसको मेडिसिन करने की आवश्यकता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में पूरे जो पॉपुलेशन है उसको इससे इफेक्टेड ना हो। नेक्स्ट न्यूज, कोविड-19 वैक्सीन एंड द इंडेमनिटी क्लॉज। देखो, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये मांग कर रहे हैं कि उनको मतलब वो वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उस वैक्सीन की वजह से अगर नुकसान होता है तो उसके लिए आप एक कॉन्टैक्ट कीजिए कि कंपनी जो है वो इसके लिए जवाबदेह नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ये मांग की है कि जो अगर गवर्नमेंट अदर मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज़ हैं उनको इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो जो लोकल लेवल पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में भी होना चाहिए। सभी को इक्वल मेंटेन करने की आवश्यकता है, सेम वे में ट्रीट करना चाहिए सभी प्लेयर्स को। देखो, इससे क्या होगा, ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, इंडेमनिटी एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। द लॉ ऑन ड्रग्स इन इंडिया डज नॉट हैव ए प्रोविजन फॉर इंडेमनिटी रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर एनी न्यू ड्रग और वैक्सीन इन द कंट्री। ये जब साइन हो जाता है तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, गवर्नमेंट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मान लो वो वैक्सीन दी गई और किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है या उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं करेगी, वो कंपनी नहीं करेगी, गवर्नमेंट उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। अब इसमें ये साइन होने के बाद में जो गवर्नमेंट है वो बातचीत कर सकती है, मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनीज़ हैं उनसे बातचीत कर सकती है, वैक्सीन के जो हाई रेट्स लग रहे हैं उनको कम करवा सकती है, जो वॉल्यूम है उसको बढ़वा सकती है, तो ये सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ब्रिक्स को लेकर के है। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, इंडिया इस मीटिंग को होल्ड करेगा, मतलब इस समिट को होल्ड करने वाला है। ब्रिक्स की सारी जो
बैक हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट हुआ। पहले ब्रिक बना, फिर साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हुआ। ब्रिक्स प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुका है, ब्रिक्स को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया था, 3-4 स्टेटमेंट पूछा गया था। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोविड को लेकर के सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसमें ये 5 कंट्री, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, यहाँ पर मैप में भी दिखा रखा है। तो ये सारे मिलकर के किस तरीके से काम करेंगे। क्वेड ग्रुप जो इस समय नया इमर्जिंग ग्रुप के रूप में आ रहा है, क्वेड में यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये चारों मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसको कर्व किया जा सके। और इसमें चाइना और रशिया, ये जो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चाइना और रशिया के जो टाइज है वो भी काफ़ी क्लोजर आ रहे हैं और वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड से लड़ा जा सके। तो इस तरीके से दो ग्रुप के जो कॉमन पर्सन्स हैं वो आपस में मिल करके काफ़ी अच्छे से वर्क किया जा सकता है, काफ़ी अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।